हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर्स क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग यूपी बोर्ड स्पेशल में जीवन परिचय का अध्ययन कर रहे थे और जिसमें हमने सूरदास के जीवन परिचय का अध्ययन भी कर लिया है। तो आज हमने गद्य का एक महत्वपूर्ण टॉपिक यानी कि जीवन परिचय ही, ठीक है, जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है उसको लिया है और कम से कम लगातार कई वर्षों से पूछा जा रहा है। ऐसा नहीं कि एक वर्ष पूछा जा और एक वर्ष नहीं, लगातार हर बार पूछा जाता है, इसलिए हमने इसको लिया है। चलिए देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। चलिए उनको देख भी लेते हैं। ये हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो बहुत ही सरल और कर्मठशील, कर्तव्यनिष्ठ और महत्वाकांक्षी प्रकार के व्यक्ति थे, जिनको देखने पर ही लगता है। चलिए आगे इनके बारे में और जानते हैं। इनका जन्म 4 अक्टूबर 1884 को हुआ था। जन्म स्थान की बात करें तो बस्ती जिले के अगौना नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था, लेकिन वास्तव में इनका पालन पोषण और इनकी पढ़ाई लिखाई जो भी हुई थी सब मिर्ज़ापुर में ही हुई थी। क्योंकि इनके पिताजी कानूनगो थे, तो पूरा परिवार वहीं पे रहता था, इसीलिए जो है यह मिर्ज़ापुर में ही बड़े हुए पढ़े और बाद में इनकी पढ़ाई भी बाधित हो गई थी। आगे चलते हैं। माता का नाम विभासी देवी, जो बहुत ही सरल सौम्य प्रकार की एक गृहिणी थी और पूजा पाठ में इनका मन लगता था। कह सकते हैं एक प्रकार की अच्छी गृहिणी थी। पिता चंद्रबली शुक्ल बताया हमने कि जो एक कानूनगो थे। पत्नी सावित्री देवी, बच्चे दुर्गावती देवी नहीं बच्चे हैं दुर्गावती शुक्ल, गोकुल शुक्ल, केशव शुक्ल और कमला शुक्ल। क्योंकि सरनेम ही इनका शुक्ल है तो सबके आगे शुक्ल लगा लीजिएगा। तो वैसे हम कह सकते हैं कि बच्चे दुर्गावती, गोकुल, केशव, कमला ये थे। भाषा ज्ञान में अगर हम देखें तो इनको हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला और फारसी का बहुत ही अच्छा ज्ञान था। इसी के लिए यह जो है एक अच्छे अनुवादक भी बने, क्योंकि इनको जो है हर भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। तो बाद में इन्होंने इसका फ़ायदा उठाया और एक अच्छे अनुवादक के रूप में भी इनको जाना जाता है। अगर हम इनकी बात करें भाषाओं की, तो ये जो भाषाएं हैं सभी की सभी भाषाएं, चाहे हिंदी की बात करें, उर्दू की बात करें, अंग्रेजी की बात करें, संस्कृत की बात करें, बंगला की बात करें, चाहे फारसी की, इन्होंने यह भाषा स्व अध्याय के जरिए प्राप्त किया है, न कि किसी के जरिए। इन्होंने जो है स्व अध्याय किया और स्व अध्याय के बाद इनको ये भाषाओं का ज्ञान हुआ। शैली में अगर हम बात करें तो आलोचनात्मक, भावात्मक और गवेषणात्मक। कहने का मतलब ये है कि ये अपने जो होता है निबंध में या फिर जो है गद्य में अच्छी अच्छी भाषाओं का भी प्रयोग करते थे। कभी कभी तो गांव की भाषा का भी प्रयोग कर लेते थे, सरल से लेकर के कठिन भाषाओं का भी प्रयोग करते थे। यानी कि हम कह सकते थे कभी कभी ये तो संस्कृत के तत्सम शब्दों को सीधे उठा लेते थे और अपनी रचना में डाल देते थे। इनकी एक सूक्ति जो भावात्मक शैली में है, बहुत ही फेमस है कि बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, जो बहुत ही फेमस है। और गवेषणात्मक शैली में अगर हम बात करें तो बहुत ही खोज प्रवृत्ति की और जो होता है विचारधाराओं का वर्णन करते थे ये इसमें। शैली की बात करें तो आलोचनात्मक, भावात्मक, गवेषणात्मक हो चुका है, जो कि हम समझ चुके हैं किसे कैसे कहते हैं। शिक्षा में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कहा जाता है कि इनका शिक्षा जो है हुआ, लेकिन वास्तव में ये शिक्षा अपनी पूरी नहीं किए, क्योंकि परिवार का दबाव और मान प्रतिष्ठा के लिए ये नौकरी कर लेते हैं और अपनी शिक्षा को बीच में ही छोड़ देते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि इंटरमीडिएट के बाद ये अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर सकें। चलिए उपलब्धि की बात करें तो इनकी उपलब्धि निबंधकार, अनुवादक, हमने बताया कि अनुवादक के रूप में आलोचक और संपादक। संपादक की बात करें तो सबसे पहले इनको बाबू श्याम सुंदर दास जी जो है
बुलाते हैं हिंदी शब्द सागर का संपादन करने के लिए, और इनको ससम्मान बुलाया जाता है क्योंकि इनको कई भाषाओं का ज्ञान है। और कहते हैं ना कि अनुभव बहुत बड़ी चीज़ होती है, इसी के लिए इनको बुलाया गया था। जन्मकाल रीतिकाल का माना जाता है इनको। नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्राध्यापक के पद पर इनकी नियुक्ति हुई, लेकिन बाद में श्याम सुंदर दास जी के अवकाश ग्रहण करने पर इनको अध्यक्ष बना दिया जाता है। प्रमुख रचना में रस मीमांसा, चिंतामणि और विचार विधि, त्रिवेणी और मित्रता। चिंतामणि का ही एक भाग होता है विचार विधि। पहली नौकरी इन्होंने जो है की थी 1904 में मिशन स्कूल में, और ये कला के अध्यापक बने थे, आर्ट के। और मिडिल परीक्षा इन्होंने 1898 में पास की थी। उसके बाद हमने बताया कि इनकी शिक्षा पूरी नहीं हो पाई थी, और हमने ये भी बताया कि ये अच्छे अनुवादक के रूप में भी थे। अगर हम लोग इसके बारे में और बात करते हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो थे, ठीक है, इन्होंने चिंतामणि का भाग 1, जिसे ही कहते हैं विचार विधि, सन 1930 में प्रकाशित किया। कविता क्या है निबंध सरस्वती पत्रिका में सन 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और इन्होंने सबसे बड़ी रचना, जिसे अमर रचना कहा जाता है, हिंदी साहित्य का इतिहास कहा जाता है। और वैसे भी हिंदी गद्यकार, ठीक है, यानी हिंदी गद्यकार तो थे ही, और इन्हीं के नाम पर ही रख दिया गया था, ठीक है, कि शुक्ल युग, यानी एक युग का नाम ही शुक्ल युग रख दिया गया था। और अगर हम लोग बात करें इनकी महानता के लिए, इनको हिंदी शब्द के संपादन कार्य में सहयोग के लिए श्याम सुंदर दास जी को काशी नागरी प्रचारी में ससम्मान बुलाया गया था। किसके द्वारा? तो बाबू श्याम सुंदर दास जी के द्वारा। लगभग 19 साल तक इन्होंने संपादन का कार्य किया था। उसके बाद इनकी नियुक्ति हो गई थी, हमने बताया, और उनके अवकाश ग्रहण करने पर ये अध्यक्ष भी नियुक्त हुए। हिंदी गद्य के काल को शुक्ल युग के नाम से भी जाना जाता है, जैसा कि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। और पहली नौकरी इन्होंने 1904 मिशन स्कूल में कला के अध्यापक के रूप में की। प्रमुख रचना में हमने बताया रस मीमांसा, चिंतामणि, विचार विधि और त्रिवेणी मित्रता। उपलब्धि में हमने बताया निबंध वगैरह, अनुवादक के रूप में, आलोचक के रूप में। तो इस प्रकार से यह इनका आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जीवन परिचय का सार था। भाषा का भी ज्ञान हमने बता दिया, सब कुछ बता दिया। तो इस तरह से अगर हम तैयार करते हैं तो फिर जो होता है, बड़ी अच्छी बात है कि कम समय में अच्छी तैयारी और स्मार्ट तरीके से तैयारी। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड योर सपोर्ट। दोस्तों, पिछले वीडियो पर बहुत ही बढ़िया प्यार मिला है, इसलिए जो है आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जाते समय एक बात कहना चाहूँगा, ठीक है, कि अपना सपोर्ट मत छोड़िएगा, और वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और शेयर करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर इस वीडियो में कोई दिक्कत है या फिर आप किसी अन्य चीज़ का वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट ज़रूर करें, और आपके कमेंट को ज़रूर पढ़ा जाएगा। और जैसा कि हमने कहा, लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, धन्यवाद।